मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है, पूरा जिस्म कड़ रहा है। आह, कम से कम अब तो मुक्ति मिल जाए। कोई तो बुलाओ डॉक्टर को, कलावती कहराते हुए बोल रही थी। शांत हो जाओ माँ, लो मुंह खोलो, दवा पिलानी है। रंजू बोली, मेरी बच्ची अब समय आ गया है, मैं नहीं बचूंगी। कहते हुए कलावती ने गिलास लगभग छीनते हुए पकड़ा और दवा एकदम गटक ली। रंजू को लगा कि माँ के जिस्म में चेतना आ रही है और वे सही हो जाएंगी। वैसे भी पहले भी कई बार ऐसा ही कुछ हुआ था। अभी बस सोच ही रही थी कि गिलास के गिरने की आवाज़ आई और उसकी माँ कलावती का शरीर एक और लुढ़क गया। माँ माँ उठो, बात करो मुझसे, आंखें खोलो ना माँ। पर माँ तो जा चुकी थी, दूर, बहुत दूर। कमरे में सन्नाटा छा गया था। अगर कोई विलाप कर रहा था तो वह थी रंजू। रोते हुए उसने अपने पति को सूचना दी और वहीं बैठ गई। वह माँ के पार्थिव शरीर को पत्थर बनी ताकती रही। रात के 1:30 बजे हैं, सब सुबह काम होंगे, कहकर भाई भाभी अपने कमरे की तरफ चल दिए। वह बार बार माँ को छूकर देखती, उम्मीद लिए कि शायद वापस आ जाएंगे वे, फिर सबकी शिकायत करेंगे उससे। कितना दुखी जीवन था उसकी माँ कलावती का। रंजू ने जब से होश संभाला, हमेशा माँ को रोते ही देखा। एक जल्लाद पति राजेश हमेशा नशे में धुत। कहने को तो स्कूल अध्यापक था, पर ताश खेलना और शराब पीना, बस यही उसकी दिनचर्या थी। जब देखो तब वह कलावती को जलील करता, नशे में मारता, गालियां देता। कई बार उसने कलावती को जान से मारने की भी कोशिश की थी, लेकिन आदमी जो ठहरा, रात में अपने शरीर की पिपासा बुझाने से भी वह बाज ना आता। सब कुछ सह रही थी कलावती, सिर्फ और सिर्फ अपने 3 छोटे बच्चों के लिए। कहाँ जाती वरना, ना तो सास ससुर का साया था और ना ही माता पिता का। नाम का भाई था जो कभी कभी पत्नी से छिपकर मिलने आ जाता था और चुपचाप कुछ रुपए उसके हाथ में रख जाता। राजेश की आधी से ज़्यादा कमाई एजेंसी में उड़ जाती। जैसे तैसे घर की गाड़ी चल रही थी। बच्चों के साथ परेशानियां भी बड़ी होने लगी। राजेश के काले मन को कलावती भाप गई थी, इसलिए साय के जैसे वह रंजू के साथ रहती। एक दिन पड़ोस में गमी में जाना पड़ गया तो वह रंजू की जिम्मेदारी अपने बड़े बेटे पर सौंप कर चली गई। राजेश को जैसे भनक लग गई थी। उसने अपने बेटे को किसी काम से बाजार भेज दिया और रंजू को अपनी बाहों में दबोच लिया। वह अपने को छुड़ाने के लिए छटपटा रही थी, पर राजेश पर तो शैतान हावी था। अचानक कलावती आ गई। यह देखते ही वह गुस्से से पागल हो गई। वहीं एक बांस रखा था, आओ देखा न ताओ, वह राजेश को पीटने लगी। कमीने, बेशर्म, चला जाए यहाँ से। बाप के नाम पर धब्बा है तू। कभी सूरत मत दिखाना, मैं नहीं चाहती तेरा साया भी मेरे बच्चों पर पड़े। रंजू सहमे से खड़ी देख रही थी यह सब। धमकी देकर राजेश वहां से चला गया। अब कलावती सिलाई और बिंदी बनाने का काम करने लगी। उसी से घर खर्च चल रहा था। बड़े बेटे ने पढ़ाई छोड़ दी, उसे शराब और सट्टेबाजी की लत लग गई। अक्सर नशे में वह माँ को कोसता और गालियाँ देता। वह बाप के जाने का दोषी माँ को ठहराता था। कलावती खून के आंसू पी के रह जाती। कलावती को अब बड़े होते बच्चों की चिंता सताने लगी थी। सो मंझले बेटे को उसके मामा के घर भेज दिया आगे पढ़ने के लिए। इंटर पूरा करते ही रंजू के हाथ पीले कर दिए। मंझले बेटे की पढ़ाई पूरी होते ही नौकरी लग गई बैंक में। कलावती ने उसका भी विवाह कर दिया, जबकि बड़ा अभी कुंवारा था। आशा के विपरीत मंझले बेटे की बहू ने सबकी जिम्मेदारी से बचने के लिए अलग घर बसाने की पेशकश की और शहर से बाहर चली गई। फिर कभी नहीं आई। कितनी बार कलावती ने उसे बुलाना चाहा, पर उसे नहीं आना था, सो नहीं आई। टूट चुकी थी कलावती। अब बड़े बेटे की जिम्मेदारी से निपटने के लिए उसका भी विवाह कर दिया। इसी बीच राजेश को कैंसर हो गया। दर दर भटकते अब उसे घर की याद आई थी। कलावती को याद करता हुआ किसी तरह पहुंच गया उसके पास। अपने आखिरी दिनों में उसने अपने किए के कई बार कलावती से क्षमा मांगी। कलावती ने उसे घर में रुकने की इजाज़त तो दे दी, पर दिल से माफ़ नहीं कर पाई। अब घर एक जंग का मैदान हो गया था। कलावती कुछ भी कहती, बहू दाना पानी लेकर चढ़ जाती। आखिरकार एक दिन राजेश ने इस दुनिया से विदा ली। धीरे धीरे गमों को पीते हुए कलावती भी बिस्तर से लग गई। उसके पैर बेकार हो चुके थे। बहू उसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी, उल्टा आए दिन अपना हिस्सा मांगती। कलावती के पास अगर कुछ था तो यही एक मकान, जहां अब वह जिंदगी के बाकी बचे दिन काट रही थी। सबकी नज़र उस मकान पर थी। शायद कलावती की आंख बंद होने का इंतजार था। कलावती ने एक काया मीना लगा ली थी। वही उसके सब काम नहलाना धुलाना आदि करती थी।
आए दिन कलावती रंजू को फ़ोन करके उसके घर के सदस्यों की शिकायत करती। रंजू जब भी भाभी को समझाना चाहती वह टका सा जवाब दे देती। हारकर फिर वह माँ को ही समझाती। कलावती अक्सर रंजू से बोलती, लल्ली तू नहीं समझेगी, मेरे जाने के बाद पता चलेगा। सारा जीवन दे दिया पर कोई अपना नहीं हुआ। यह दुनिया पैसे की है, मुझे कोई नहीं पूछता। सारे दिन गफलत में पड़ी रहती हूँ। जिस दिन कुछ खाने को मांग लिया उसे दिन तूफान। जीजी जीजी, मीना की आवाज़ से रंजू चौंकी। जीजा जी आ गए। पति को देखते ही उसके सब्र का बांध टूट गया। वह खूब रोई। इतने में मीना ने एक पत्र उसके पति को देते हुए कहा, अम्मा लिख गई है, कह रही थी मेरे बाद रंजू को देना। शायद कलावती को अपने आखिरी समय का एहसास हो गया था। रंजू ने पत्र पति के हाथ से ले लिया। आंसू पोंछते हुए पत्र पढ़ने लगी। रंजू बेटी, तो दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है। तूने मेरी बहुत सेवा की। मेरी एक विनती है कि मेरे बाद मेरा क्रियाकर्म संबंधी काम एक दिन में ही पूरा कर देना। जिन बहू बेटों के पास जीते जी मेरे लिए समय नहीं था, उनको बाद में भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। पिछले महीने ही तो मेरे लिए कपड़े लाई थी, वे सब बांट देना। मेरी रोटी के लिए जिनके पास रुपए नहीं थे, वे मेरे मरने के बाद मुझ पर खर्च न करें। दामाद जी, आप इस घर का सौदा कर दें। उस सौदे से मिलने वाली रकम के 3 हिस्से करना। एक हिस्सा इन दोनों लड़कों का और 2 हिस्से में से एक मीना को दे देना। बेचारी ने बहुत ध्यान रखा मेरा। अगले महीने उसकी लड़की की शादी है। एक हिस्सा मेरी नातिन का है। रंजू बेटी, तू मेरा बेटा भी थी। मेरी हर छोटी से छोटी ज़रूरत और इच्छा का ख्याल रखा है तूने। शायद मैं जिंदा ही तेरी वजह से थी। कर्जदार हूँ मैं तेरी, सदा खुश रहो। सबको तेरी जैसी बेटी मिले। माँ, सबकी आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। माँ के कहे अनुसार एक ही दिन में सब कार्य कर मंजू अपने पति के साथ भारी मन से वापस अपने घर चली गई। माँ के साथ ही उसके दुखों का अंत हो गया था। बड़ी दुखदाई एक कहानी का अंत हो गया था। बड़ा लंबा वनवास था यह। 70 साल का सफ़र कम नहीं होता, जो कलावती ने अकेले ही तय किया था। जीवन जिया तो था उसने, लेकिन सुख के दिन क्या होते हैं कभी नहीं देख सकी। दोस्तों, इस कहानी के संदर्भ में आपके जो विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।